नमस्कार। अपनी मातृभाषा की सेवा करने के लिए क्या सिर्फ मातृभाषा में लिखना ही काफ़ी है? यह कहीं ना कहीं सेल्फ प्रमोशन के साथ भी जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप किसी संस्था के साथ जुड़कर और उसे लीड करते हुए अन्य साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान करते हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, तो उसे योगदान कहा जाता है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कई वर्षों से लगातार डोगरी संस्था के माध्यम से एक सशक्त मंच उपलब्ध करवा रहे हैं प्रतिभाओं को। उन्हें हाल ही में रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सर, आपका एक्सेक्टिव स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राजेश्वर जी, शुक्रिया। आपको बहुत बड़ी मुबारक है पद्मश्री लेने के लिए, जिससे आप सम्मानित हुए हैं हाल ही में। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि आपको देर से मिला। हाँ, ये बात बहुत लोगों ने कही है। मेरे ख्याल से जैसे ही ये अवार्ड अनाउंस हुआ, एक तो मुबारकें आनी शुरू हुई, साथ में ये बात भी आनी शुरू हुई ये बात हुई लेट मिला। देखिए, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा। मैं ये सोचता हूँ कि ये मुझे मिला तो मैं अपने पीछे नज़र मारता हूँ। अच्छा। आज वेदराही जी हमारे बीच में हैं और मैं जानता हूँ पर्सनल लेवल पे भी आप उनके मुरीद हैं। बिल्कुल, सारे सभी, हम सभी डोगरी वाले। मैं आपका भी मुरीद हूँ सर। लेकिन उन्होंने जो एक बेंचमार्क स्थापित किया है लिटरेचर और जितना काम किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। उनको आज तक नहीं दिया जाना पद्मश्री, ये फिर ये लगता है कि कोई मुझे ये कहे कि आपको लेट मिला है। क्या लेट मिला? उनको मिला ही नहीं। दीनू भाई पंत जी को नहीं मिला, वेदपाल दीप जी को नहीं मिला, केरी सिंह मधुकर जी को नहीं मिला। ये लोग बिना पद्मश्री के चले गए। तो इसको मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये मुझे लेट मिला है। हाँ, मुझे मिला तो मिला, तो मैं इसको भी एक ऐसी स्पिरिट में लेता हूँ कि जो ये पुरस्कार है, ये दिया मुझे भारत सरकार ने। मैं भारत सरकार को कोई सरकार नहीं मानता। अंग्रेज़ों की सरकार को सरकार मानता था, भारत की सरकार को मैं सरकार नहीं मानता। डेमोक्रेसी ये हम हैं। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भारत की सरकार हम ही लोग हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उनको चुन के भेजा है। इसलिए अगर उन्होंने पुरस्कार दिया तो भारत की जनता ने पुरस्कार दिया, भारत के समाज ने पुरस्कार दिया। तो पुरस्कार क्या है? ये पुरस्कार एक शाबाश है। लेकिन सर, ये भाई अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको शाबाश है। तो उन्होंने शाबाश दी तो मैं शाबाश तो ली जाती है, ये तो नहीं कहा जाता मैं शाबाश अच्छी बात नहीं। बढ़िया है, अच्छा लगता है सर। लेकिन क्योंकि आप पहले ही कई वर्षों से लगातार भाषा हो, सांस्कृतिक विरासत हो, उसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं, डोगरी संस्था के माध्यम से भी, लेखन के माध्यम से भी, एज ऑर्गेनाइजर भी, तो पद्मश्री से क्या आप समझते हैं कि कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एस्पिरेशंस, क्योंकि आप बोल्ड वॉइस हैं बेसिकली और स्ट्रांग वॉइस हैं डोगरी के लिहाज से? देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पद्मश्री किसी को मिले ना मिले, रोज़ सुबह उठ के आदमी को ये सोचना चाहिए कि जितना काम मैंने कल किया आज उससे मैं दुगना करूँगा। इसमें पद्मश्री बीच में हो या ना हो, लेकिन इसमें मैं ये कहता हूँ, दो बातें हैं आपका इस प्रश्न के उत्तर में। एक, वो लोग जो ये सोच के काम करते हैं कि हमने ये वाला पुरस्कार लेना है, हमें ये पुरस्कार मिलेगा, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है ये फीलिंग हो, हाँ मुझे एक पुरस्कार मिल गया तो अब मैं अगले पुरस्कार के लिए ये करता हूँ। ऐसी भावना हमारे बहुत से अच्छे ऑनेस्ट लेखकों में नहीं होती। रास्ते में पुरस्कार आ जाता है तो अच्छी बात है, बढ़िया है, समाज उसकी वो करता है। मैंने भी कभी ये सोचकर, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ अपने करियर की शुरुआत में ऐसी सोच रही है कि पुरस्कार जवानी में आपके पुरस्कार मिलना चाहिए, अच्छा है।
आहिस्ता आहिस्ता इसी क्षेत्र में रहते हुए बड़े बड़े लेखकों के साथ जब मिले, ऐसे गहरे चिंतन वाले, इतना अच्छा लिखने वाले, तो फिर ये लगने लगा कि पुरस्कार वो होता है जो जनता की एप्रिसिएशन मिलती है, जनता का प्यार मिलता है। और मैं राजू जी आपको बतला दूं, मैं नहीं जानता था कि मुझे इस पुरस्कार के मिलने के बाद इतनी शुभकामनाओं के का, जिसको डोगरी में कहते हैं आड़ आई है। लेकिन वो किस वास्ते ना, क्योंकि बड़ा लेट आ ना, इस वास्ते थोड़े इमोशंस और भी जुड़ गए, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि कम से कम 10 वर्ष पहले ललित मेगोत्रा सर को ये मिलना चाहिए था। ये आप लोगों की सोच है, उन सब की भी जिन्होंने मुझे ये बात लिखी, उसका मैं आदर करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, और उनके इस प्रेम को मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। एक व्यक्तिगत सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली प्रोफेसर ललित मेगोत्रा जी की पहचान एक डोगरी शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर है, क्योंकि ये साइंटिस्ट भी रहे हैं, तो इनकी कहानियों में वो साइंटिफिक जो इनपुट कहा जाता है, कनेक्ट जो कहा जाता है, वो रहता है। वो डोगरी साहित्य में वैसा कभी देखा नहीं गया आज तक है ना। लेकिन उसके बाद आजकल लगातार आप पोइट्री की तरफ ज़्यादा रुझान, ये अफेक्शन टूवर्ड्स पोइट्री। वो ऐसा है कि एक बार किसी ने मुझे पूछा था कि वो भी मेरी तरह ही, उनकी उम्र आगे बढ़ रही थी, हम भी थे, तो कहने लगे ललित जी, वो बात ये है कि अब याद नहीं रहता हर चीज़ पूरे डिटेल में। मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वक्त के साथ साथ कुदरत जो है ना, वो आप में कैपेसिटी देती है कि डिटेल नहीं याद रहती, असेंस याद रहता है। तो पोइट्री मैं समझता हूँ, अगर प्रोज लिखना, कहानी लिखना, डिटेल्स में जाना है। आप तो खुद इतने अच्छे कथाकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, और आप जानते हैं कि जब तक कहानी में या उपन्यास में या नाटक में पूरी डिटेल ना दी जाए, नक्शा पूरा खड़ा ना किया जाए, तो इम्पैक्ट नहीं बनता। और जो पोइट्री है वो सीधी मन के अंदर से निकलती है, और उसमें बात की डिटेल नहीं होती, बात का असेंस होता है। कुछ शब्दों में वो चीज़ आ जाती है। कुछ शब्दों में ही प्रतीक बना के या किसी शब्दों के जोड़ से, ऐसे हिसाब से वो बात जो है उसका सीधा असर हो जाता है, जो आप प्रोज के 10 पैरा लिखने में भी शायद ना कर पाएँ। आपकी पोइट्री ज़्यादातर ज़िंदगी के इर्द गिर्द बहुत घूमती है। कुछ हद तक इसे कहा जा सकता है कि कुछ सूफियाना कलर कह सकते हैं उसको, रियलिस्टिक आपकी ज़्यादा रहती है। सूफियाना कहिए या ये कहिए कि अब दिमाग ये करता है कि चीज़ों के मतलब समझने की कोशिश करता है। ज़िंदा हूँ तो किस लिए हूँ, रिश्ते हैं तो रिश्तों का क्या मतलब है, मतलब ढूंढने में जब आदमी जाता है तो उसकी जो सोच है वो फ़लसफ़ाना हो जाती थोड़ी सी, और वो पोइट्री में, आपकी पोइट्री में आहिस्ता आहिस्ता झलकने लगता है कि ज़िंदगी के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है। मेरी पोइट्री वैसी है, ये सही बात है। सर, अगर एक और प्रश्न जो अक्सर मेरे दिमाग में, मतलब मैं कहूँ कि खुद डोगरी में वर्ड है, आपकी किताब है, कौतूहल मतलब जगाता है। अगर आपने डोगरी संस्था को इतना वक्त नहीं दिया होता, क्योंकि आप आफ्टर रिटायरमेंट आप हाई प्रोफाइल जॉब में भी रहे, यूनिवर्सिटी में साइंस के HOD भी रहे, आप पढ़ाते रहे, फिजिक्स, हायर फिजिक्स आपने किया, उस पढ़ाते हुए आपने डोगरी में साहित्य सृजन भी किया, और डोगरी संस्था को भी बहुत ज़्यादा वक्त दिया। कभी ये दिल में आया कि अगर मैं थोड़ा वक्त और एज राइटर अपने आप को देता, तो मैं जो आइडियाज़ मेरे दिमाग में अभी भी हैं उनको मैं पन्नों में उतार पाता, शब्द दे पाता, ज़्यादा लिख पाता, कहानियाँ, नाटक, पोइट्री? क्यों नहीं आया राजू जी, ज़रूर आया। लेकिन मैं आपको और भी, इसके साथ साथ ज़िंदगी एक बड़ी पेचीदा भी है और बड़ी अजीब चीज़ है। आपको मैं बताता हूँ, मुझे वेदराही जी ने आज से 15-20 साल पहले कहा, उनका ललित जी, जो आपके लेखन का स्टाइल है ना, वो आपका यूनिक है, दूसरा नहीं लिखता कोई वैसा, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा लिखें। अब ये जो आप डोगरी संस्था के साथ जुड़े हैं, ये जो काम करते हैं,
थोड़ी देर इससे फुर्सत लीजिए और अपने लेखन के ऊपर आप आ जाइए और लिखिए। तो उस वक्त भी मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा ठीक है, आपकी बात, आप मेरे बुज़ुर्ग भी हैं दोस्त ही, लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ डोगरी संस्था वाला, ये क्या व्यर्थ है? नहीं, वो बहुत नहीं, ज़्यादा सुनिए ना, सेटबैक मिलता फिर उसको। उन्होंने यही कहा, चुप हो गए। सही बात, क्योंकि अगर आप अपने आप पे सेक्रीफाइस नहीं करते एज राइटर, तो डोगरी संस्था को इतना वक्त नहीं देते और डोगरी संस्था उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती जहां आज है। तो उन्होंने, ये अपनी में शिफ्ट नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे ये कहा, चुप हो गए वो जब मैंने ये कहा। फिर कहने लगे, मेरे ख्याल से आप वैसे ही करिए जैसे चल रहे। तो ये बात है कि आदमी को ये भी सोचना पड़ता है कि क्या मेरी पर्सनल प्रमोशन ही या मेरा अपना ही लिखना सब कुछ है, या एक 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 मुहावरा भी है, वो ये है, यू वर्क फॉर दिस सिस्टम विल वर्क फॉर यू। वही तो हुआ। हाँ, तो मैं डोगरी संस्था को सिस्टम समझता हूँ। दिस इज ए सिस्टम क्या है कि लोग लिखते हैं, उनको लिखने के बाद अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने, जिसको डिसेमिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, पहुँचाने के लिए माध्यम चाहिए, प्लेटफार्म चाहिए। आप बताइए, कोई बड़ा अच्छा लेखक लिख रहा है, लिख के उसके बाद बेचारा घर में बैठा हुआ है, उसको मौका नहीं मिलता अपनी बात सुनाने का, गुमनाम होकर। हाँ, जब तक वो लिटरेचर लिखा हुआ लोगों तक नहीं पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचे, तो फिर वो ये लगता है कि इस बेचारे के लेखन जो है वो व्यर्थ गया। तो ये भी ज़रूरी, लिखना बहुत ज़रूरी, सबसे पहले लिखना ज़रूरी। अगर लेखक नहीं तो ये संस्था मसला कुछ नहीं। पहले लेखक, जुड़ाव उसी से होता है। हाँ, पहले लेखक, फिर जब लेखक ने लिख लिया, कवि हो, कहानीकार हो, उपन्यासकार हो, लेख लिखता हो, आलोचना करता हो, फिर उसको प्लेटफार्म चाहिए ताकि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। एक तो प्रिंटिंग प्लेटफार्म होता है, एक, और हम प्रिंटिंग का काम भी करते हैं, किताबों को, हाँ, किताबों को जोड़ने का काम करते हैं, लाइब्रेरी रखने का काम करते हैं, कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और गोष्ठियाँ करवाते हैं 15-15 दिन की। मैं ये बात साझी करता चलूँ कि अगर किसी को भी डोगरी की कोई भी किताब चाहिए तो डोगरी संस्था में ही उपलब्ध। ये सही बात। हमारे एक बात और कहना चाहूँगा सर, अगर मुझे ये इजाज़त हो कि मैं एक ऐसा वर्ड इन्वेंट करूँ जो आपका सिनोनिम हो, तो वाइस वर्सा भी, तो मैं प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी को सिनोनिम दूंगा, डोगरी संस्था, ये मेंट फॉर ईच अदर। इससे बड़ा पुरस्कार मुझे क्या होगा। मैं नहीं समझता कि अगर आप ये सोचते हैं, मैं नहीं, ये आम राय है। अच्छा, जितना आपने बढ़ चढ़ कर कार्य किया है डोगरी संस्था को, और कभी भी अगर डोगरी ज़ुबान की आवाज़ चाहिए, कोई प्लेटफार्म पर बोलने वाला चाहिए और आउटस्पोकन, बिल्कुल बिंदास जिसे कहते हैं हम, तो फिर सभी की नज़र आप पे टिकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बातचीत जो है ना, ये अब मेरी सेल्फ प्रोपेगेंडा की तरफ जा रही है। सेल्फ प्रोपेगेंडा मैं समझता हूँ। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे सिनोनिम देना है तो मैं ये दूँ। चलिए, आप ऐसा सोचते हैं, मैंने यही कहा, इससे बड़ा पुरस्कार मुझे क्या हो सकता है। डोगरी संस्था मेरे लिए, किसी और ने भी लिखा था अभी कुछ दिन पहले कहीं, हमारे लिए मंदिर है। ठीक है, तो डोगरी संस्था को मैं भी एक मंदिर ही समझता हूँ कि अगर जो एक भगवान के नाम का मंदिर होता है, एक साहित्य के नाम का मंदिर होता है, और साहित्य का मंदिर है डोगरी संस्था। और उन्होंने अपने क्या नाम है इनका, ब्रिजमोहन जी ने जो डोगरी संस्था का तराना लिखा है, उसमें ये वाक्य भी है डोगरी संस्था, डोगरी दा मंदिर है। सो मतलब उसको उसी भावना में लेकर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भी नहीं है कि काम डोगरी संस्था के लिए किया जा रहा है। नहीं, डोगरी संस्था माध्यम है, काम डोगरी के लिए किया जा रहा है,
काम डोगरी के लिए होना चाहिए। संस्था एक माध्यम बनी हुई है इस वक्त, और अच्छी बात यह है कि ये पिछले समझ लीजिए अब 80 वर्ष आपने 81वां वर्ष मनाया। हाँ, 81वां स्थापना दिवस अभी हमने बसंत मनाया। पंचमी पे मनाया। और ये खुशी की बात है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था इतनी देर से काम करती आ रही है और चल रही है। इतनी देर तक टिकी रहने वाली संस्थाएं बड़ी कम होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इसके साथ, संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक काफिला जुड़ा हुआ है और जो लोगों का विश्वास है और लोगों की जो आस्था है, ये उसी के बल पे आज तक खड़ी है। सर, थिंक टैंक सो कॉल्ड, मैं कहता हूँ अक्सर कि वो उनको ये चिंता रहती है कि डोगरी भाषा का अंधकार में भविष्य है। मेरी सोच ऐसी नहीं है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि उसका कारण यह है कि आपकी पास जो भी आता है, इन कनेक्शन विद यू, आपके साथ जो भी बैठता है, एक पॉजिटिव वेव्स सी आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स लेके हम लोग जाया करते हैं, और आपका कुछ भी कहना हो तो मेरा इंस्पिरेशन वाला होता है। राजेश्वर जी, जब आप ये प्रश्न मुझे कर रहे थे, मैं एक बात सोच रहा था। वो बात ये है कि डोगरी में काम करने वाले बहुत लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं और डट के काम करने वाले हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो बहुत काम करने वाले हैं उनमें आपका नाम आता है। नहीं, मैं जो सच्ची बात है दिल की, आपने मुझे अगर सच्ची बात कही तो मैं भी आपको सच्ची बात कह दूं। जितना हम लोग सभी आपको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, जितना जिस तरीके से मैंने आप में वो एनर्जी देखी है कि आप कॉलम भी लिख लेते हैं, आप कहानी भी लिखते हैं, आप कविता भी कर लेते हैं, आप आलोचना भी कर लेते हैं, आप अलग अलग कार्यक्रमों में। उसका मैं एक रीज़न दे दूं, क्योंकि ललित सर ने नाटक भी लिखा, ललित सर ने कहानी भी लिखी, आर्टिकल भी लिखे, हम लोग इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर, मेरी चिंता बेसिकली है कि एक स्ट्रांग वॉइस, प्रोफेसर ललित मेगोत्रा हर मंच पर जब भी ज़रूरत हो, स्टूडेंट्स भी आते हैं, कॉलेजेस वाले भी आते हैं, प्रोफेसर्स भी आते हैं कि हमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए हमारे फेवर में। क्या समझते हैं कि उसके बाद एक सब्स्टिट्यूट दूर दूर तक नज़र नहीं है? चिंतक बहुत हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे जाके बिंदास बोलना। देखो राजेश्वर जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे फलां व्यक्ति में नहीं वो नज़र आता है, मूवमेंट नज़र आती है, हाँ, मूवमेंट नज़र आती है। मैं ये समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे पास डोगरी में ऐसे बहुत से युवा लोग हैं जो जिनमें मुझे वो प्रतिभा नज़र आती है कि वो उनको थोड़ा सा भी मौका दिया जाए तो वो इस लीडरशिप को, इस काम को, इस कश्ती चलाने वाले काम को बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता था सर आपने यही कहना, क्योंकि यही तो पॉजिटिविटी है। ये बेसिकली उन सवाल उन लोगों के लिए था जो थिंक टैंक, अलेज्ड थिंक टैंक होने का दावा करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी छोड़ के कहीं कहीं नेगेटिविटी भी। मैं ये समझता हूँ, देखिए दुनिया में बहुत लोग हुए, नेहरू जी थे, लोग सोचते नेहरू के बाद क्या होगा, ऐसे एक एग्जाम्पल दी है, ऐसे कितने ही लोग हैं। मैं इस वक्त कुछ ज़िंदा लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उनके बाद क्या होगा, लेकिन लोग सोच रहे हैं आज भी कि फ़लाँ नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, वो नहीं रहेगा। और ये बात चलती आई, रामचंद्र जी नहीं रहे, कृष्ण जी नहीं रहे। डोगरी का एक मुहावरा भी है, शिव जी दा थड़ा है, एक गया तो एक खड़ा है। बिल्कुल, ये बात है, ये बात है। जब तक वो सोच बची है, जब तक वो आइडिया बचा है, और वो सोच, वो आइडिया मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे देखता हूँ। लोग कहते हैं जी डोगरी का भविष्य अंधकार में है, हमें भी डर लगता है, डरा देते हैं लोग, इतनी बातें करते हैं, लगने लगता है कि ऐसा है, और कुछ लगता है कि हमारी नई जनरेशन उससे कट भी रही है। लेकिन उसी वक्त आप नज़र मारिए कि आज का जो मीडिया है उसमें जो हमारे युवा हैं कैसे छाए हुए हैं। अब कितनी चैनल्स उन्होंने खुद शुरू कर दी हैं, यूट्यूब चैनल्स, दूसरी चैनल, बिल्कुल बिल्कुल, अपने घरों में औरतें, आदमी, बच्चे, मर्द कॉमेडी के छोटे छोटे क्लिप्स बना बना के उसमें डाल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और कितना कार्यक्रम, और सारा डोगरी में।
और वो डोगरी के वो भी नहीं है कि उन्होंने एमए डोगरी की हुई है और डोगरी के लेखक हैं, नहीं। उनको वो डोगरे हैं, उनको डोगरी से प्यार है, वो डोगरी के लिए काम करें। जब तक ये प्यार कायम है, जब तक ये उन लोगों में एक वॉलंटरीली एक भावना जाग रही है, मेरे मन में ये अटल विश्वास है कि डोगरी का भविष्य बड़ा उज्जवल है और ये लहर ऐसी चलेगी किसी वक्त कि आप देखेंगे कि डोगरी दोबारा उभर कर सब जैसा हम सोचते हैं ना कि डोगरी ऐसी होनी चाहिए, वैसी डोगरी होगी। कुछ दो चार चीज़ें हैं जिनमें मुझे नज़र आती हैं कि अगर ये वाले काम हो जाएं, जल्दी हो जाएं, तो शायद ये स्थिति जल्दी आ जाए। और वो काम है राजेश्वर जी, मैं आपको बता दूं कि अगर ये सरकारी जो डिसीजन है कि डोगरी को प्राइमरी लेवल पे लागू किया जाए, अगर रियल लेटर एंड स्पिरिट में बच्चों को प्राइमरी लेवल पे डोगरी पढ़ानी शुरू कर दें, तो आप देखिए डोगरी कहाँ से कहाँ जाती है। और जो सरकार का डिसीजन है कि भाई डोगरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, किया है उन्होंने डिसीजन, और सरकार की इंटेंशंस पे मैं डाउट नहीं करता कि उन्होंने सोच के ही किया है। अब ये है कि फिर उसको लागू करने में जो ढील हो रही है, जो प्लानिंग नहीं हो रही, जो उसको ढंग से किया जाना चाहिए, अगर वो कर दिया जाए, ये दो काम हो जाएं, तो आप देखेंगे कि डोगरी एक बार इसको दोबारा, जिसको कहते हैं ना कि पूरे वैसे आएगी जैसे महाराजा रणबीर सिंह के वक्त में जो एक काल आया था कुछ देर के लिए कि उन्होंने डोगरी को वो स्थान देने की कोशिश की थी, डोगरी जिसकी हकदार है। सर, प्रश्न बहुत सटीक हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपके साथ जो भी बैठेगा एक ऑरा सा आप क्रिएट करते हैं पॉजिटिविटी का। आपसे सभी इंस्पायर होते हैं, आप जब भी बोलते हैं तो सभी कहते हैं कि सर बोलते रहिए, आप एंडलेस बोलते रहिए कि हम ग्रैब कर सकें वो चीज़ें और अपने भावी जीवन में, भावी साहित्य सृजन में उनका प्रयोग कर सकें। आप किससे प्रेरित होते हैं? मेडिटेशन क्या है वो, उतनी ऊर्जा कैसे पॉजिटिव? शायद मैं उसको मेडिटेशन ही कहूँगा जी। कुछ वक्त में मेरा अपने लिए है, ये मैं आपको बता दूँ। सुबह का वक्त समझिए, जब मैं उठता हूँ, उठने के बाद कोई 1.5 घंटा, उसी को आप मेडिटेशन कह सकते हैं। कंटेम्पलेशन, अंदर झांकना, ये सोचना कि मैंने क्या करना है, कौन से काम हुए हैं, कौन से नहीं हुए, एक प्लानिंग वो भी, और अपने साथ बातचीत करनी कि पीछे क्या किया जा सका है, आगे क्या किया जाना चाहिए, इस किस्म की बातें। और अपने साथ गप मारने का आनंद भी लेता हूँ मैं अपने साथ। तो एक तो ये, दूसरा मैं आपको बता दूँ जो मेरी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है, वो है मेरी जब भी युवाओं के साथ मुलाकात होती है ना, वो डोगरी के लेखक हों, डोगरी नई लड़कियां, लड़के, जो स्टूडेंट्स जो डोगरी में लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, या जब मैं कई बार ऐसी जगहों में, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में, ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ मैं देखता हूँ जो उन युवाओं की शक्ति है, और कई बूढ़े देखता हूँ जो युवा है। कुछ ऐसे भी हैं जो बूढ़े होने का नाम ही नहीं लेते, और यही जिंदगी का मूल मंत्र भी है। जब ये जो यूथफुलनेस है ना लाइफ की, यही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। और राजेश्वर जी, ये यूथफुलनेस आप में भी है, बहुत है। थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि, और मैं भी, मतलब आपका जो मूल मंत्र है बेसिकली कि सुबह उठते ही अपने आप झांकना, मैंने क्या गलत किया तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, जो सही किया उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को शाबाशी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया, और एक बार फिर से पूरे एक्सेलशियर परिवार की तरफ से आपको पद्मश्री प्राप्त होने पर, सम्मानित होने पर बहुत बहुत बधाई। राजेश्वर जी, आपका धन्यवाद, एक्सेलशियर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलशियर एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे इस प्रदेश में, और एक्सेलशियर ने मुझे ये इज़्ज़त दी, मुझे मुबारकबाद दी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी पद्मश्री प्रोफेसर ललित मेगोत्रा जी से। उन्होंने एक मूल मंत्र दिया, हम सभी को अपनाना चाहिए कि अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं
तो अपने अंदर झांकना बहुत आवश्यक है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।